YouTube लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करेंगे नागार्जुन के ऊपर, और नागार्जुन के खासतौर पर उस पहलू पर जिसकी के आम तौर पर कभी चर्चा नहीं होती। नागार्जुन की कविताओं में कैसे बुर्जुआ हीरो और उसके डिक्लाइन को चित्रित किया गया है, उसकी क्या फिनोमिना है उसकी उनकी कविताओं में, उस पर हम बात करेंगे। पहली चीज़ तो ये कि ये जो दौर है, इस दौर में कोई भी काम इंडिविजुअली नहीं हो सकता, बल्कि सामूहिक कार्य योजना और वैचारिक ध्रुवीकरण या विचारधारा के दृष्टिकोण के आधार पर ही वह संभव है। अगर वैचारिक ध्रुवीकरण वर्गीय आधार पर हो तो इस जीर्ण शीर्ण व्यवस्था को रूपायित करने और इससे निकलने में मदद मिल सकती है। ये जैसा कि सब लोग जानते हैं कि नव्य आर्थिक उदारीकरण के दौर का सबसे भयानक और सबसे बर्बर दौर है। हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, इसकी मीमांसा होनी जरूरी है। इन परिवर्तनों में जहाँ तक हम आज दाखिल हुए हैं को लाने में राजनीति और राजनीतिक परिवर्तनों और राजनीतिक व्यक्तित्वों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। राजनीति और राजनीतिक व्यक्तित्व का कविता में प्रवेश अगर देखना हो तो आदर्श कवि है नागार्जुन। तो अगर पूंजीवादी समाज के और खासतौर पर उदारवादी पूंजीवादी समाज के डिक्लाइन को देखना है और पिछले 75 वर्ष के दौर में किस तरह का बुर्जुआजी और उसके पॉलिटिकल लीडरशिप, उसके डिक्लाइन को देखना है, तो नागार्जुन की जो कविताएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु है और बहुत महत्वपूर्ण सामग्री हमें प्रदान करती हैं। उल्लेखनीय है कि कवि सम्मेलनों, चुनाव के समय और पैरोडी में बड़े पैमाने पर राजनीतिक विषयों और राजनीतिक व्यक्तित्वों पर कविताएं सन 70 के बाद लिखी गईं। राजनीति और राजनीतिक व्यक्तित्वों का पैरोडी, तुकबंदी आदि के रूप में कविता की मूल प्रकृति में आना एक नई परघटना थी। सिर्फ इस एक परघटना ने यानी राजनीतिक व्यक्तित्वों को केंद्र में रख के कविताएं लिखी जाएं और राजनीतिक जो घटनाएं उन्हें केंद्र में रख के रचनाएं लिखी जाएं, इस एक फिनोमिना ने हिंदी कविता के मिजाज और उसके वैचारिक संघर्ष की प्रकृति बदल दी। तुकबंदी और पैरोडी के माध्यम से काव्य जगत में राजनीतिक व्यक्तित्वों का विषय के रूप में इस्तेमाल विधानसभा और लोकसभा चुनाव के अवसर पर प्रचारात्मक कविताओं में सबसे पहले शुरू हुआ था। इस अर्थ में पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ये जो दौर है, इसे साहित्य के लोग जो है पोस्ट मॉडर्न कंडीशन के तौर पर भी देखते हैं। इस अर्थ में उत्तराधुनिक विचारधारा को जाने अनजाने अभिव्यक्ति देने वाले कवि वे ही थे जिनकी कवि के रूप में कोई पहचान नहीं थी। ये जो मंची कवि थे जिन्हें हम लोग कहते हैं, उन्होंने राजनीतिक व्यक्तित्वों पर सबसे ज़्यादा कविताएं लिखी और वे कविताएं चुनाव के मौके पर लिखी जाती थी। इस अर्थ में कवि का सर्जक रूप में सामने आना और जनप्रियता हासिल करना और जनता को गोलबंद करने में सक्रिय हो उठना सबसे महत्व की परिघटना है या फिनोमिना है। यह निश्चित रूप से एक उत्तराधुनिक जो साहित्य है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। राजनीति और राजनीतिक व्यक्तित्वों के नाम पर चरित्रहनन, भ्रष्टाचार का रूपायन, सस्ते और चमकीले कारनामों का रूपायन और अंत में सस्ते और बिकाऊ ढंग से राजनीतिक व्यक्तित्वों के प्रति उपहासास्पद प्रवेश, विचारधाराहीन समझ एवं प्रवेश पैदा करने में इस तरह की कविताओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी।
इस उत्तराधुनिक रवैये का अपने तरीके से हिंदी के कवियों, खासकर नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, धूमिल, दुष्यंत कुमार, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आदि लेखकों की पीढ़ी ने सृजनात्मक ढंग से प्रतिपाद किया। इन समस्त कवियों में सबसे सुंदर ढंग से नागार्जुन ने राजनीतिक कविताएं लिखी। राजनीतिक और राजनीतिक व्यक्तित्वों पर लिखी कविताओं का समूचा ढांचा और विचारधारात्मक स्वरूप कविता को, ये जो मंची कवि थे जिन्हें हम लोग अकवि कहते हैं, मंची कवियों से बचाने और कविता के क्षितिज के विस्तार की कोशिशों से भरा पड़ा है। सुविधा के लिए इस टिप्पणी में राजनीतिक व्यक्तित्व केंद्रित कविताओं पर ही केंद्रित रखने की कोशिश की गई है। व्यक्तित्व केंद्रित कविताएं बहुत बड़े कैनवास को घेरती हैं। नागार्जुन ने सरलता और जटिलता के द्वंद्वात्मक रूपायन के जरिए मंची कवियों द्वारा किए जा रहे सरलीकरण और बाजारीकरण का प्रत्युत्तर एकदम भिन्न नजरिए से दिया। यह भी कह सकते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ कि जो कविता है वो मंची कविता का एक तरह से उत्तर या उसके दायरे में प्रवेश कर रही है, क्योंकि विषय सबसे पहले मंची कवियों ने ये इंट्रोड्यूस किया। ऊपर से सरल से दिखने वाले विषय की संश्लिष्ट प्रस्तुति उस पैरोडी को तोड़ती है जो बाजार बना रहा था, मंची कविता बना रही थी। प्रकाशन उद्योग, ऑडियो उद्योग, कवि सम्मेलन के मंच और चुनावी मंच इस पैरोडी के निर्माण के प्रेरक तत्व थे। बाजार की शक्तियों की जरूरत ने राजनीतिक पैरोडी को पैदा किया। इसके अनेक लाभ थे। जहां एक और गंभीर राजनीतिक विचारधारात्मक बहसों को सतही और विचारधाराहीन बनाने में मदद मिली, दूसरी ओर नए उभरते मंची कवियों को बड़े पैमाने पर व्यवसाय और संस्कृति उद्योग को अपना तेजी से विस्तार करने का अवसर भी दिया। इस क्रम में जहां एक और बाजारू संस्कृति व बाजार का विस्तार हुआ, साहित्य का भी बाजारू विस्तार भी विस्तृत हुआ। वहीं दूसरी ओर बुर्जुआ राजनीति एवं बुर्जुआ नेताओं की सस्ती और विचारधाराहीन छवि का तेजी से निर्माण हुआ और वो कविता के केंद्र में आई। स्वाधीनता संग्राम के दौरान बुर्जुआ नेताओं के प्रति जो समझ और व्यवहार जनता ने विकसित किया था, बुर्जुआ नेताओं का जो आख्यान निर्मित हुआ था, उसका विसर्जन हुआ। बुर्जुआ आख्यान के विसर्जन के गर्भ से जो नया सामने आया, उसकी शुरुआत इन मंची कवियों ने की। किंतु यह स्थिति बहुत जल्दी हिंदी के कवियों ने समझी और इसमें हस्तक्षेप किया। इस हस्तक्षेप के क्रम में ही नागार्जुन ने राजनीतिक व्यक्तित्वों पर अनेक कविताएं लिखी। जनप्रिय राजनीतिक व्यक्तित्वों पर कविता लिखना बेहद मुश्किल काम है। हिंदी में नागार्जुन ने व्यक्तित्वों पर जितनी रचनाएं लिखी हैं, शायद उतनी कविताएं हिंदी के किसी अन्य कवि ने नहीं लिखी हैं। ये कविताएं जहां एक और आख्यान बनाती हैं, नए और पुराने आख्यान के बीच के अंतर विरोध पर रोशनी डालती हैं, वहीं सस्ती बाजारू जनप्रियता हासिल करने के बाजार के मुहावरे को भी तोड़ती हैं। राजनीतिक व्यक्तित्व गंभीर साहित्य का विषय हो सकता है, इसकी तरफ नागार्जुन ने सबसे पहले ध्यान खींचा। क्रांतिकारी राजनीतिक व्यक्तित्वों पर लिखी कविताओं में भगत सिंह की याद में लिखी अच्छा किया तुमने, महामानव लेनिन तुमको सलाम, नागभूषण पटनायक, साथी गणपति, छेदी जगन, और बुर्जुआ राजनीतिज्ञों में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राज नारायण, जगजीवन राम, बीपी मंडल, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी आदि एवं साहित्य आदि व्यक्तित्वों पर कविताएं लिखने के अलावा जिन व्यक्तित्वों पर कविताएं, साहित्य के व्यक्तित्वों पर कविताएं नागार्जुन ने लिखी, उनमें प्रमुख हैं कालिदास, भारतेंदु, प्रेमचंद, निराला, लूसुन, ब्रेख्त, राजकमल चौधरी, बल्लतोल आदि पर लिखी कविताएं। इन व्यक्तित्व केंद्रित कविताओं की विशेषता यह है कि इनमें व्यक्ति को व्यक्ति की तरह नहीं देखा गया, बल्कि व्यक्ति को वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में देखा गया है। कोई भी व्यक्तित्व अपनी सामाजिक भूमिका अदा करते समय अपने वर्ग की भूमिका को ही अदा करता है। उसकी निजता को वर्ग के मातहत ही पल्लवित होने का मौका मिलता है। मंची कवियों ने व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में रखा,
उसके वर्गीय चरित्र पर पर्दादारी की। इसके विपरीत नागार्जुन ने व्यक्तित्व में निहित वर्गीय सार तत्व का उद्घाटन किया, उसे व्यवस्था की स्थितियों से जोड़ा। व्यक्तित्व केंद्रित कविताओं में वर्ग, विचारधारा और समाज की अंतर्क्रियाएं व्यक्तित्व में गुथी हुई हैं। वहां व्यक्ति सिर्फ व्यक्ति नहीं है, बल्कि उसके साथ कोई ना कोई आख्यान जुड़ा है, विचारधारा जुड़ी है और उसकी अपनी विश्वदृष्टि भी है। इसी का रूपायन करना नागार्जुन की राजनीतिक कविताओं का लक्ष्य है। इसके अलावा समसामयिकता के संदर्भ में व्यक्तित्व कैसे और किन वर्गों के पक्ष में खड़े हैं। अगर व्यक्तित्व अतीत का हिस्सा बन चुका है तो मौजूदा दौर में हमारा और उनका व्यक्तित्व के प्रति क्या रवैया होना चाहिए, यह कवि की चिंता के केंद्र में है। इस क्रम में व्यक्तित्व के नितांत निजी पक्षों के रूपायन के बजाय सामाजिक, राजनीतिक एवं वैचारिक पक्ष का नागार्जुन ने उद्घाटन किया है। इस क्रम में व्यक्तित्व के प्रभामंडल को तोड़ा है, वहीं दूसरी ओर व्यक्तित्व के लोप और अंतर्विरोधों पर प्रकाश डाला है। अंतर्विरोध की धारणा, आख्यान, व्यक्तित्व में निहित वर्ग और व्यक्ति की वर्गीय भूमिका को, समाज के हित अहित के साथ साथ व्यक्तित्व को लेकर उसके अनुयायियों का क्या रवैया है, लेखक और जनता का क्या रवैया है, इन दोनों ही पक्षों का बड़ी खूबी के साथ चित्रण किया है। इन कविताओं की प्रकृति छोटी है किंतु विषय वस्तु का कैनवास बहुत बड़ा है। ये ऐसी कविताएं हैं जहां नया शिल्प और नई अंतर्वस्तु के साथ साथ पुराने शिल्प और अंतर्वस्तु का सहमेल भी दिखाई देता है। साथ ही कुछ जगह पैरोडी के तत्व का भी इस्तेमाल मिलता है। पैरोडी के तत्व का प्रयोग पैरोडी के रूपायन के लिए या पैरोडी के नाम पर पैरोडी लिखने की बजाय नागार्जुन ने पैरोडी को विखंडित करने के लिए पैरोडी के पैटर्न का इस्तेमाल किया। इस क्रम में कविता अनेकार्थी हो उठी। इस तरह की कविता को अनेकार्थी बनाने में व्यंग की शैली की सबसे बड़ी भूमिका रही है। खंडित यथार्थ को खंडित न रखकर समग्र यथार्थ के आख्यान का अंग बनाना और फिर उसे काव्य रूप में पेश करना नागार्जुन की कविता का वैशिष्ट्य है। इसी अर्थ में नागार्जुन उत्तराधुनिकतावाद का एक तरह से प्रत्युत्तर देते नजर आते हैं। वो बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ से जो कि पोस्ट मॉडर्निज्म हिंदी लिटरेचर में जिन्होंने खोज लिया है, उनके संदर्भ में मैंने ये बात कही है। अब हम व्यक्तित्व केंद्रित कुछ कविताओं का विश्लेषण करें और देखें कि आखिरकार नागार्जुन ने व्यक्तित्व को कैसे तोड़ा और कैसे बनाया। तोड़ना और बनाना ये दोनों काम एक ही साथ एक ही कविता में करते हुए वे अपने को उत्तर आधुनिक चालाकियों और विखंडन के नाम पर विखंडन की रणनीति से बाहर ले जाते हैं। नागार्जुन ने राजनीतिक व्यक्तित्व को उसी शक्ल में कभी नहीं स्वीकारा जिस शक्ल में उसे प्रस्तुत किया गया। अपनी विश्वदृष्टि के आलोक में व्यक्तित्व का पूरा विखंडन माने उसे नष्ट भ्रष्ट करना या तोड़ना नहीं, बल्कि पुनर्पाठ, उसकी रीरीडिंग, उसके नाम पर चल रहे विमर्श एवं कर्म का रूपायन और इस सबके प्रति विवेक सम्मत दृष्टि क्या हो, व्यक्तित्व क्या है और क्या बना दिया गया अथवा बन गया, इस सबके पीछे किसके हित हैं और मूल व्यक्तित्व का छद्म व्यक्तित्व में यह व्यवस्था कैसे रूपांतरण करती है, मूल व्यक्तित्व की अंतर्वस्तु को किस तरह ढकती है और मूल व्यक्तित्व को कैसे हजम कर जाती है, इस सब को दर्शाते हुए पूंजीवादी व्यवस्था की व्यक्तित्व को हजम कर जाने या उसके लुप्त प्राय हो जाने की प्रक्रिया को बड़े ही कलात्मक ढंग से रूपायित किया है। मसलन महात्मा गांधी पर लिखी उनकी 3 कविताएं पढ़ें तो पाएंगे कि वे कविताएं गांधी के व्यक्तित्व की हत्या के प्रतिवाद में लिखी कविताएं हैं। नाम है उनके बतला दो बापू क्या थे तुम, दूसरी कविता का शीर्षक है तीनों बंदर बापू के, और तीसरी कविता है और अच्छा हो। वस्तुतः उस समूची ये तीनों कविताएं वस्तुतः उस समूची प्रक्रिया को उद्घाटित करती हैं जिनके कारण गांधी के कर्म और विचार का क्षय हुआ। इन कविताओं का लक्ष्य गांधी का उपहास करना नहीं है और न ही ये गांधी की निंदा में लिखी गई कविताएं हैं, अपितु नागार्जुन का मानना है कि
गांधी विश्वात्मा है, करुणा सागर है, किंतु गांधी बात के नाम पर जो कुछ समाज, राजनीति एवं संस्थानों में प्रकट किया गया, उसका गांधी की दृष्टि और कर्म से कोई संबंध नहीं है। यह बात इन कविताओं के शीर्षकों से ही व्यंजित होती है। बतला दो बापू क्या थे तुम शीर्षक कविता और तीनों बंदर बापू के ये दो शीर्षक कविताएं गांधीवाद के नाम पर प्रचलित शासक वर्गों के पाखंड का विखंडन करती हैं। पाखंड विखंडन के समय बुर्जुआ राजनीति की सिद्धांतहीनता और समाज विरोधी प्रकृति का बड़े ही कौशल से इन दोनों कविताओं में चित्रण किया गया है। बुर्जुआ ने गांधी को पूजा का प्रतीक बनाया और उसे पूजा के प्रतीक के तौर पर स्थापित किया। उसके लिए वह केवल विचार, केवल प्रचार, ये नागार्जुन के शब्द हैं। यह ऐसा वर्ग था जिसने दृढ़ प्रतिज्ञ भाव से घोषणा की थी, कोट, मैं नाम तुम्हारा बेचूंगा, मारूंगा तुमको रोज रोज, बापू तुमको जो अप्रिय थे वह काम करूंगा खोज खोज। और ये जो क्रक्स है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आप पूरे के पूरे गांधी से संबंधित जो पूरा आचरण है सिस्टम का, खासतौर पर भारत के सिस्टम का, उस सिस्टम के आचरण को देख सकते हैं। एक अन्य चीज, ये कविता इसलिए नहीं कि गांधी की आलोचना या नेहरू की आलोचना में विकसित करनी, बल्कि एक बुर्जुआ हीरो, उसका डिक्लाइन कैसे हुआ है हमारे यहां, उसे देखने की जरूरत है। इसी तरह नेहरू पर लिखी कविताओं में तुम रह जाते 10 साल और, या उसने कहा था, या बिकल है गुलाब, ये तीनों कविताएं बेहद चर्चित रही हैं। जिस तरह गांधी के विचार और कर्म का उत्तर गांधीवाद से कोई संबंध नहीं था और उससे गांधी के व्यक्तित्व का लोप हुआ, ठीक उसी तरह नेहरू ने स्वयं अपने कर्मों के द्वारा स्वातंत्रोत्तर दौर में अपने व्यक्तित्व का लोप किया। वे सब काम किए जिनके खिलाफ वे बोला करते थे। बुर्जुआ विचार और कर्म में किस तरह विपरीत तत्व का अंतर्विरोध या कथनी करने का फर्क पैदा किया जा सकता है, इस पक्ष को इन तीनों कविताओं में बहुत ही सुंदरता के साथ में चित्रित किया गया। इस क्रम में व्यवस्था के सामने व्यक्तित्व के बौने रूप को भी उभारा। व्यंग की शैली में नागार्जुन ने लिखा, झुकती स्वराज्य की डाल और तुम रह जाते 10 साल और। नेहरू के ऊपर व्यंग करते हुए यह भी लिखा, मिश्रित निवास, मिश्रित लिबास, मिश्रित भोजन, मिश्रित विहार, मिश्रित भाषा, मिश्रित शैली, मिश्रित चिंतन, मिश्रित विचार, हम सरल तरल, हम द्रवणशील, निर्लिप्त, निरंजन, निराकार, मिश्रित होते हम शत प्रतिशत कृत्रिमता के परमावतार, तन जाता भ्रम का जाल और तुम रह जाते 10 साल और। भ्रम के जाल के सर्जक के रूप में नेहरू ने जो सपने पैदा किए थे, वे सपने बुर्जुआ समाज की अनेक विडंबनाओं को एक साथ रूपायित करते हैं। नेहरू ने अपने कर्म से विडंबनाओं को जिस गति से पैदा किया, उतनी तीव्र गति से विडंबनाओं को किसी और बुर्जुआ नेता ने निर्मित नहीं किया। नेहरू का कर्म विडंबनाओं से भरा पड़ा है। ये विडंबनाएं जहां एक ओर अपने विरोधी में अनुकूलता या निष्क्रियता पैदा कर रही थीं, वहीं समाज में अमानवीयता के प्रवेश का निर्माण भी कर रही थीं। विडंबनाओं का व्यंग्यात्मक रूपायन बहुस्तरीय यथार्थ को पेश करता है। इसे पुराने यथार्थ के सपाट अध्ययन के जरिए समझना बेहद मुश्किल है। विडंबना के रूपायन के जरिए असंभव पर प्रकाश डालते हुए चौतरफा चल रहे राजनीतिक पाखंड का विखंडन करना कवि के रूप में नागार्जुन का मूल मंतव्य रहा है। नागार्जुन ने लिखा है, कोट, गेरुआ पहनते जयप्रकाश, नर्मदा किनारे बस जाते, डांगे हो जाते राज्यपाल, लोहिया जेल में बल खाते, गोपालन होते नजरबंद, राजाजी माथा घुटवाते, जनसंगी अटल बिहारी जी
भिक्षा की झोली फैलाते, चौड़ा होता कुछ भाल और, तुम रह जाते 10 साल और। मिलवाले होते सोशलिस्ट, धनपतियों को लेनिन भाता, माओ आकर मिलता तुमसे, पेकिंग दिल्ली से शर्माता, मार्शल अयूब बर्धा आता, सर्वोदय की दीक्षा पाता, बढ़कर भारत सेवक समाज दुनिया में झंडा फहराता, छिपता क्या नटवर लाल और, तुम रह जाते 10 साल और। ये जो चित्रण है, ये चित्रण ये व्यक्ति का चित्रण नहीं है खाली, बल्कि ये उस बुर्जुआ व्यवस्था, जो उदीयमान बुर्जुआ व्यवस्था है, जो कि पिछले नेहरू युग में जो पैदा हुई, उसका चित्रण है। इसी तरह साम्राज्यवादी नेता जॉनसन के ऊपर लिखी 2 कविताएं, महाप्रभु जॉनसन क और महाप्रभु जॉनसन ख, में साम्राज्यवाद के मुखिया के प्रति हमारा रुख क्या हो और हमारे बुर्जुआ नेताओं का क्या रवैया था, साथ ही जॉनसन का हमारे मुल्क के प्रति क्या रवैया था, इन सब पहलुओं के साथ साम्राज्यवाद की अमानवीय प्रवृत्ति का बड़े अच्छे ढंग से उद्घाटन किया गया है। असल में बुर्जुआ राजनीतिज्ञों के व्यक्ति और उनके नाम पर चल रहे कार्य व्यापार पर लिखी कविताएं बुर्जुआ हीरो के अंत और पतन का आख्यान रचती हैं। बुर्जुआ हीरो अपने उदय के समय जितना मानवीय था, 20वीं शताब्दी के अंत तक आते आते वह एकदम गायब हो गया। बुर्जुआ हीरो के लोप का आरंभ इस सदी में शुरू हुआ और तीसरी दुनिया के देशों में यह प्रक्रिया इस शताब्दी के उत्तरार्ध में एक फिनोमेना की शक्ल में सामने आती है। गांधी, नेहरू, मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी आदि पर लिखी कविताएं मूलतः बुर्जुआ हीरो के अमानवीय रूप को सामने लाती हैं, साथ ही उसकी क्षय गाथा का एक तरह से दस्तावेजीकरण भी है। बुर्जुआ हीरो के पतन के प्रतीक के रूप में महाप्रभु जॉनसन क और महाप्रभु जॉनसन ख शीर्षक कविताएं उल्लेखनीय हैं। बुर्जुआ नेताओं ने कैसा समाज रचा और अंततः किन वर्गों की सेवा की, इस पर ध्यान खींचते हुए नागार्जुन ने लिखा, कोट, बहुत बड़ा मसान है, रात दिन धू धू करती हैं चिताएं, आए कापालिक आए, बहुत बड़ा मशान है, रात दिन धू धू करती हैं चिताएं, आए महाकापालिक आए, इसी दग्ध भूमि पर अपना आसन जमाएं, यहीं करें आप यथा रुचि यथाशक्ति शव साधन, कुत्ते और गीध करेंगे आपका आराधन, मिलेंगे यहाँ आपको निर्दोष मुर्दे, ताजा है कलेजा अविकृत है गुर्दे, आए आप महामहिम आए, इसी दग्ध भूमि पर अपना आसन जमाएं। इसी में आगे लिखा उन्होंने, क्या है वियतनाम, क्या है कच्छ, क्या है कश्मीर, रुकेगा नहीं आपका रथ, डहेंगे डहेंगे सारे प्राचीर, हुए हैं अर्जुन को फिर से विश्व रूप के दर्शन, सिर धुनता है थोरो, खींचता है इमर्शन, हो रही है तैयार गीता की नई टीका, बासी हुआ कर्मयोग वेदांत फीका, अस्तमित तथागत मूर्छित चैतन्य, सुप्तप्राय रामकृष्ण, हतप्राय विभूतियां अन्य, सज्जित है पीठ का, क्षेत्र है तैयार, आए कापालिक देर न करें अब की बार, अनकोट। ये जो बुर्जुआ हीरो का कापालिक प्रतीक के रूप में रूपांतरण, ये एकदम ऐसी चीज है जो कि आज भी सच है। वहीं उसके जो ह्यूमन सेंस है, जो बुर्जुआ हीरो का जो ह्यूमन सेंस था, उसके भी लोप का एक तरह से ये आख्यान रचती है ये कविता। बुर्जुआ हीरो के लोप का ही फल है कि उसने जो भी वायदे किए, जो भी सपने रचे थे, सब अपने ही हाथों तोड़े, विखंडित किए। फलतः न तो जनतंत्र सुरक्षित रह पाया और न विश्व बंधुत्व की रक्षा हो पाई। इसके विपरीत प्रभुत्वशाली वर्गों के दमन उत्पीड़न में दिनों दिन वृद्धि हुई। जो बुर्जुआ हीरो मुक्तिदाता था, अब वह लुप्त हो चुका है। अपने वर्गीय हितों की रक्षा में ही निमग्न रहने के कारण बुर्जुआ की बहादुरी कायरता में बदल गई है। जनतंत्र प्रेम फांसीवाद में बदल गया है। समाज सेवा तिजोरी भरने का उपकरण बन गई है। व्यक्तित्व, व्यक्तिवाद और बड़ी से बड़ी उपलब्धियों को हासिल करने का लक्ष्य कहीं हाथ से छूट गया है।
जनतंत्र और समाज सेवा नटवर लाल का खेल बनकर रह गई है। ये जो पहलू है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि जो हिंदी की कविता में किस तरह से ये कापालिक नायक और उसकी सृष्टि एक पॉलिटिकल कैरेक्टर्स के जरिए नागार्जुन ने विकसित की। इस एपिसोड में इतना ही। इससे जुड़ी और दूसरी बातें अगले एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया।